हेलो एवरीवन, हाउ यू गाइस आर डूइंग। तो आज हम बात करने वाले पैकेज मैनेजर के बारे में। अब सबने प्ले स्टोर का और ऐप स्टोर का नाम तो सुना ही होगा। और जैसे ये होता है वैसी विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है, और उसी तरह अगर अलग से कुछ इंस्टॉल करना है तो आदमी नॉर्मली गूगल पे सर्च कर लेता है कि मुझे ये इंस्टॉल करना है, और वो डाउनलोड हो जाता है और फिर उसको इंस्टॉल किया जाता है। उसी तरह लिनक्स के अंदर, उबंटू के अंदर भी कुछ मैनेजर्स है, पैकेज मैनेजर्स है जिसका यूज़ किया जाता है उसको इंस्टॉल करने के लिए। अभी टू बी स्पेसिफिक, उबंटू की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक एपीटी नाम से एक पैकेज मैनेजर है, उसका यूज़ होता है। तो हम देखने वाले कि कैसे यूज़ किया जाता है ये चीज़ को। तो मेरा ऑलरेडी एक रनिंग है, एक वीएम जो कि उबंटू बेस्ड है, और मैं उसमें चला गया हूँ रूट के अंदर। रूट के अंदर कैसे जाना है, तो बस सू -i लिखना है, इससे आदमी रूट यूज़र पे आ जाता है। एनीवे मैं ऑलरेडी हूँ इसलिए ऐसा बता रहा है। सो मैं हूँ रूट यूज़र में। अब मुझे यहाँ से करना ये है कि पैकेज इंस्टॉल करना है। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं जैसे ls करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ mkdir, और डायरेक्टरी का नाम दे देता हूँ आई वॉन्ट टू जिप। ठीक है, फिर मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे दो फाइल्स क्रिएट कर देता हूँ, जैसे कि touch1.txt और उसी तरह touch2.txt। तो मैंने ऐसे दो फाइल्स क्रिएट कर दी। अब मेरा मन कर रहा है, बैक आ जाता हूँ, ls करता हूँ, ये मेरा अभी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इस फाइल्स को, इसके अंदर जो फाइल्स है उसको जिप कर दूँ। अब सबको पता है जिप के बारे में कि अगर आपको अपने पीसी में करना है तो बस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इनकॉग्निटो मोड ऑन करके यहाँ पे कर लेता हूँ जिप। तो ये सब सॉफ्टवेयर्स है जो, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड हो जाता है। लेकिन लिनक्स में कैसे वर्क करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लिनक्स पे काम करने के लिए मुझे बस पैकेज मैनेजर के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो होता है ऐसे, एपीटी नाम है उस पैकेज मैनेजर का। जैसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, प्ले स्टोर है, वैसी एपीटी ये वर्ड यूज होता है उबंटू के अंदर। तो मैं एपीटी स्पेस इंस्टॉल और यहाँ पे लिख देता हूँ जिप, जो ये नाम है मेरे सॉफ्टवेयर का, कि मुझे जिप नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अब मैंने इंटर किया और ये इंस्टॉल मेरा उसमें ऑलरेडी था, तो हो गया। अगर आपके उसमें नहीं है तो भी हो जाएगा। तो इस तरह से इंस्टॉल हो जाता है। अब इसके बाद अब मुझे इसको करना है जिप, ls करूँगा। मैं जाता हूँ आई वॉन्ट टू जिप के अंदर, ls किया, और मेरा मेरा मन कर रहा है 1.txt को मैं जिप कर दूँ। तो मैं लिखूँगा जिप स्पेस 1.t, टाइप करता हूँ, सॉरी ऐसे नहीं किया जाता, 1 और इसके आगे मैं, मतलब यहाँ पे मैं जो नाम देना चाहता हूँ मेरे जिप का, वो नाम मुझे देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये होगा 1.zip, स्पेस देके मुझे जिसको जिप करना है उसका नाम देना है या उसकी पाथ देनी है। तो यहाँ पे जैसे मैं डाल देता हूँ 1.txt, क्योंकि मुझे 1.txt को जिप करना है, और जिप होने के बाद वो ये नाम से दिखना चाहिए। तो देखते क्या होता है ये करने पे। इंटर करता हूँ मैं, और ये हो गया। अब मैं ls करूँगा तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1.zip नाम से एक दिख रहा है, रेड कलर में डिनोट भी हो रहा है वो, जो बता रहा है कि वो एक जिप है। अब थिंग इज कि मैंने इसको जिप कर लिया, लेकिन इसको अनजिप कैसे करूँगा। तो अनजिप करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा अनजिप स्पेस और 1.zip, टैब दबा के 1.zip। और जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो ये कहेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो रिप्लेस करना है, क्योंकि यस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन दे दिया, आपको जो चूज़ करना है वो करो। मैं वाई लिख देता हूँ, मतलब हाँ मुझे यहाँ रिप्लेस करना है। तो उसने रिप्लेस कर दिया और उसको बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर दिया।
अब यहाँ पे कैसा है, मेरे उसमें बाय डिफ़ॉल्ट अनजिप भी इंस्टॉल्ड था। इन सम केसेस अनजिप इंस्टॉल नहीं होगा, जिप को अलग इंस्टॉल करना पड़ता है और अनजिप को भी अलग से करना पड़ता है। तो इसलिए लिखा जाता है कि apt इंस्टॉल अनजिप। तो ऐसे करके हम अनजिप को भी इंस्टॉल कर लेते। मेरे केस में ऑलरेडी था। इन केस अगर एरर आया कि अनजिप नॉट फाउंड करके, तो अनजिप को भी इंस्टॉल किया जा सकता है। इसी तरह इसमें हर तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स होते हैं। अब एनीवे मैं पीछे जाता हूँ, डी डॉट डॉट। अब मैं इस पूरे एलएस करता हूँ, अब मैं पूरे डायरेक्टरी को जिप कर देता हूँ। राइट, मैं सबको जिप कर देना चाहता हूँ, तो उसी तरह मैं इसको भी जिप कर सकता हूँ, जिप। और इसका मैं नाम दे देता हूँ इस बार न्यू डॉट जिप। मैं इसको इस नाम से रखना चाहता हूँ, न्यू डॉट जिप नाम से। और फिर स्पेस देके जिसको करना है उसका नाम दे देता हूँ। तो ये डायरेक्टरी को करना है, इंटर करूँगा एंड हियर आई एम। और मैं चाहता हूँ आई वॉन्ट टू जिप को मैं डिलीट कर दूँ। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, RM-R। और उसके बाद आई वॉन्ट टू जिप को मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे वो यहाँ पे नहीं है, अब वो नहीं है। और मैं न्यू डॉट जिप को मैं अनजिप करता हूँ, इस अनजिप स्पेस न्यू डॉट जिप। तो ये हो गया। अब मैं एलएस करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरा अनजिप्ड हो चुका है। सीडी करके इसके अंदर जाता हूँ, एलएस करता हूँ, तो अब देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। रीज़न क्या है कि उसने बस डायरेक्टरी को किया, उसके अंदर किसी चीज़ को नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल जो हमने बनाया था touch1.txt और उसी तरह touch2.txt, वो जिप नहीं हो पाया है क्योंकि रिकर्जन पे उसने जिप नहीं किया। हमको रिकर्जन पे इसको जिप करना पड़ेगा, रिकर्जन पे करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा यूज़ भी होता है, हमेशा हाइफन आर लगा दिया करो अगर डायरेक्टरी का कुछ सीन रहा तो अब मैं जैसे यहाँ पे ये करके आई वॉन्ट टू जिप, सॉरी मैं डायरेक्टरी के अंदर हूँ, मैं पीछे आ जाता हूँ और उसके बाद जिप करता हूँ -R और आई वॉन्ट टू जिप, इंटर। ओ सॉरी, कमांड गलत हो गए थोड़े से। यहाँ पे मैं लिख दूंगा मुझे किस नाम से बनाना है, तो मैं नाम दे देता हूँ न्यू डॉट जिप, इंटर। तो हो चुका। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एडिंग आई वांट टू जिप 1.txt और 2.txt लिखा हुआ है। इसका मतलब है इसको भी जिप के अंदर सक्सेसफुली ले लिया गया है। चेक करना है तो पहले मैं जो इनिशियल वाला है मैं उसको हटा लेता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ। याद रहे कि इसके आगे -R लग जाए, -R, इंटर हो गया। और अब उसी तरह एलएस कर लेता हूँ। अब यहाँ पे नहीं है, अब अनजिप कर लेता हूँ, अनजिप स्पेस न्यू डॉट जिप। अभी अब अगर मैं एलएस करूँगा, ये बन गया। सीडी के अंदर आई वांट टू जिप के अंदर भी जाके एलएस करता हूँ, तो मेरे एज इट इज सब कुछ अवेलेबल होगा। तो मेक श्योर कि प्रॉपर ऑप्शंस यूज किया जाए। अगेन मैं क्लियर कर लेता हूँ और वापस से पीछे आ जाता हूँ रूट पे। अब याद है हमने पुराने लेक्चर में सीखा था अपाचे के बारे में, तो अब हम उबंटू के अंदर अपाचे को इंस्टॉल करेंगे। अब मुझे उसके लिए करना ही होगा। अगर मैं विंडोज़ पे बता दूं, मैंने विंडोज़ पे भी बताया था कि अपाचे इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो इसके लिए यूज़ हुआ था, हम सब जानते हैं, उसका नाम था जैम्प। जैम्प हमको एक सिस्टम देता है जिसके अंदर से हम अपाचे को स्टार्ट और ऑफ कर सकते थे। उसी तरह अगर सेम चीज़ उबंटू में करना है तो उसके अंदर यूज़ होता है अपाचे 2, ये नाम दिया गया है। तो इनकेस अभी मुझे इंस्टॉल करना है तो मुझे यही करना पड़ेगा। अब apt इंस्टॉल अपाचे 2। अगर मैं उबंटू यूज़ कर रहा हूँ तो यही यूज़ करना पड़ेगा। फिर ये मुझे पूछता है डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो मैं लिखूँगा y फॉर यस। तो मेरा इंस्टॉल हो रहा है।
और ये इंस्टॉल हो गया। मैं क्लियर करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा। अब मुझे अगर चेक करना है कि ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है बट रनिंग है कि नहीं, कि फॉर एग्जांपल अभी जैम्प मेरे उसमें इंस्टॉल है, ठीक है, ये इंस्टॉल्ड है लेकिन ये रनिंग नहीं है। रनिंग करने के लिए मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। अब ये रनिंग हो चुका है और स्टॉप करूँगा तो अब ये स्टॉप हो गया। तो ये स्टार्ट और स्टॉप किया जाता है सर्विस के थ्रू और इसको कहते हैं हम सिस्टम CTL। यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टेटस। अगर मुझे सिर्फ चेक करना है कि अभी स्टेटस क्या है करंट, तो मैं ये लिखूँगा और जो भी मेरा पैकेज का नाम है वो लिख दूँगा। जैसे मैं लिख देता हूँ अपाचे 2, तो ये मुझे बता रहा है कि ये रनिंग है इस वक्त। वही अगर मुझे स्टॉप करना है तो मैं लिखूँगा सिस्टम CTL स्टेटस, स्टेटस नहीं स्टॉप, मुझे स्टॉप करना है इसलिए स्टॉप स्पेस अपाचे 2। तो अब अगर मैं स्टेटस इसका चेक करूं तो ये बता रहा है कि अभी इनएक्टिव है। दूसरी तरह अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार्ट, स्टार्ट लिख के ये भी इंटर करूंगा तो मेरा स्टार्ट हो जाएगा। स्टेटस चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है रनिंग है। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं रीस्टार्ट करूँगा, जब भी मेरा रीस्टार्ट होगा मेरा PC, तो ये हमेशा ऑफ हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली। रीस्टार्ट करने पे ये बाय डिफ़ॉल्ट कभी भी ऑन नहीं रहेगा और मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा इंस्टेंस स्टार्ट हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहना चाहिए। तो उसके लिए एक सिस्टम CTL करके अगर आप अनेबल कर दो, अनेबल मतलब अब ये रिस्टार्ट भी होगा तो ये हमेशा रनिंग रहना चाहिए। उसके बाद मैं लिख दूंगा अपाचे 2। तो अब इवन इन केस, ओ सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, तो मैं वो सिस्टम CTL लिख देता हूँ। तो जैसे ही मैं ये करूँगा तो अब इवन इन केस क्लियर कर लेता हूँ। इवन इन केस मैं रीस्टार्ट करता हूँ, बंद करता हूँ, चालू, तो जैसे ही मैं चालू करूँगा ये ऑटोमेटिक रनिंग हो जाएगा। एवरी टाइम मुझे आके इसको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी इसी के साथ हमने उबंटू के अंदर देख लिया। लेकिन उसी तरह CentOS करके एक फ्लेवर है। जैसे उबंटू लिनक्स का फ्लेवर है वैसे CentOS भी एक फ्लेवर है और उसके अंदर कमांड थोड़े अलग होते हैं। तो अभी मैं वो रन करके भी आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कैसे वर्क होता है, क्योंकि लोग वो भी यूज़ करते हैं तो दोनों चलाने आना चाहिए। तो अब हम उसके पैकेज मैनेजर की बात करते हैं। सो दैट्स वाई मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से और इस इंस्टेंस को स्टॉप कर लेता हूँ और नया इंस्टेंस बना लेता हूँ जो कि CentOS का रहेगा। अब यहाँ पे मैं आ गया और अब मैं CentOS का बना लेता हूँ जल्दी से। तो उसके लिए मुझे बस इतना करना होगा कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा कुछ भी नाम। तो मैं एक अच्छा सा नाम दे देता हूँ, जैसे पैकेज मैनेजर CentOS, और ये नाम देने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ CentOS। ऑलराइट, यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो अब मुझे ये करना पड़ेगा ब्राउज मोर ऑप्शंस और यहाँ पे आके AWS मार्केट प्लेस पे मैं सर्च करूँगा CentOS और इंटर करता हूँ तो आ जाएगा। तो मैं इसी के साथ कंटिन्यू करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मुझे प्राइस बता रहा है लेकिन फ्री टायर भी अवेलेबल है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ इसको। सब्सक्राइब और इंस्टेंस वो, और यहाँ पे उसने ले लिया है CentOS स्ट्रीम ये। और मैं नीचे आता हूँ, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ T2.micro की पेयर में मेरा ऑलरेडी जो बना हुआ था वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट एग्जिस्टिंग ग्रुप करके जो मेरा पुराना वाला है वो कर लेता हूँ, बाकी एज इट इज़ रख के लॉन्च कर लेता हूँ। सो मेरा वर्क चालू है अभी और इसी के साथ इनिशियलाइज हो चुका है। जब मैं इंस्टेंसेस पे आता हूँ तो ऑलरेडी दिख रहा है पेंडिंग पे है, थोड़ा वेट करेंगे स्टार्ट हो जाएगा। एक दो बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब बात यह है कि मैंने अभी तक आप लोग को बताया नहीं था CentOS के बारे में। रीज़न ये था कि कमांड्स के कुछ खास डिफरेंस नहीं, ऑलमोस्ट सेम है दोनों में, उबंटू में भी CentOS में भी। बट थिंग इज़ कि पैकेज मैनेजमेंट के टाइम पे ये जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दूसरा ही पैकेज मैनेजर यूज़ करता है।
और ये बताना ज़रूरी था, इसलिए आज मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। और थिंग इज़ कि दोनों यूज़ होता है, तो ये भी आना बहुत ज़रूरी है। एनीवे मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर लेता हूँ। इस्टेब्लिश हो रहा है मेरा कनेक्शन, और देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माय इंस्टेंस। ओके, सो कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, और डायरेक्ट कर रहा हूँ तो कनेक्ट कर लेता हूँ SSH क्लाइंट से। ये कोड को कॉपी कर लेता हूँ और अपने विजुअल स्टूडियो में आके डाउनलोड्स में मैं ऑलरेडी हूँ, इधर ही पेस्ट कर देता हूँ। मेरा यहाँ पे ही मेरा फाइल रखा हुआ था .pem वाला। सो मैं कनेक्ट हो गया, और कनेक्ट होते से ही अब मैं sudo -i कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे आ गया, क्लियर कमांड लिख देता हूँ। सो हियर आई एम। तो जैसे आपने उबंटू में देखा था कि हम APT का यूज़ कर रहे थे कुछ इंस्टॉल करने के लिए, तो मैं यहाँ पे जो सबसे मेन डिफरेंस है वो ये है कि APT के बदले yum यूज़ होता है। yum यूज़ होता है चेक करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। इसका बोल सकते हैं कि ये एक पैकेज मैनेजर है। अभी अगर मुझे चेक करना है फॉर एग्जांपल कि मेरा PC है कौन सा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेरा PC कौन सा है, तो उसका एक सही तरीका है कि आप कैट लिखो /etc/os टैप करो। तो ये एक फाइल है OS रिलीज नाम से, जो ETC के अंदर है। उसके अंदर लिखा रहता है कि आपका कौन सा ID, आपका कौन सा फ्लेवर है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CentOS स्ट्रीम है, या फिर ID CentOS लिखा है, तो यहाँ से मतलब आपको पता चल जाता है कि आपका है कौन सा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं भी आपको यम के साथ इंट्रोड्यूस कर ही देता हूँ। तो आपको अभी अभी मैंने दिखाया था कि APT इंस्टॉल करके मैं लिखता हूँ Apache 2, तो ये इंस्टॉल होता है। लेकिन CentOS के अंदर इसका नाम Apache 2 नहीं है, इसको अलग नाम दिया गया इसके पैकेज का, वो है HTTPD। और APT हम यूज़ नहीं करेंगे, इसके अंदर यूज़ होता है yum, पैकेज मैनेजर का नाम yum है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा yum, और इसको जैसे इंटर करूँगा तो मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये मुझे पूछ रहा है इज दिस ओके, क्योंकि इसके कुछ डिपेंडेंसीज है, यानी और भी, जैसे यहाँ पे इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज लिखे हुए, तो इसका मतलब कि और भी कुछ सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपरली रन हो। इसलिए मेरे से पूछ रहा है कि वो किया जाए इंस्टॉल कि नहीं किया जाए, तो मैं वही लिखूँगा और इसको वैसे इंस्टॉल कर लूँगा। तो नोटिस किया होगा कि नाम सिर्फ जो चेंज हो रहा है, जो मेन सिंटेक्स चेंज हो रहा है दोनों में, वो बस यही है मोस्टली, कि यम का मतलब होता है ये एक यम जो है वो एक पैकेज मैनेजर है जो CentOS के लिए यूज़ होता है, और HTTPD वो नाम दिया गया सिस्टम का। जैसे कि अगर आप विंडोज़ पे इंस्टॉल करोगे तो आप XAMPP लिखोगे, राइट। उसी तरह मैक पे करोगे तो मैम्प लिखोगे, लेकिन काम दोनों का एक ही, दोनों में चलने एक ही चीज़ वाला है, लेकिन अलग फ्लेवर है, इसलिए अलग तरीका यूज़ होता है। अभी systemctl वाला पार्ट भी, यानी जो हमारा प्रोसेस वाला पार्ट है, चेक करने के लिए कि रनिंग है कि नहीं है स्टेटस, तो वो सेम है। यहाँ पे बस मुझे HTTPD लिखना पड़ेगा, और उसने बता दिया कि अभी इनएक्टिव है, तो अब मैं इसे अनेबल करूँगा। यहाँ पे अनेबल लिख के, स्टार्ट लिख के इसको स्टार्ट कर दूँगा, स्टार्ट। और अब ये मेरा स्टार्ट हो चुका है, अब दिख सकता है यहाँ पे एक्टिव रनिंग दिख रहा है। एनीवे मैं इसे क्लियर करता हूँ। अब इंस्टॉल करना तो देख लिए, लेकिन थिंग इसकी मैं इसको रिमूव कैसे करूँ, अनइंस्टॉल कैसे करूँ। तो अनइंस्टॉल करने के लिए सिंपली मुझे रिमूव लिखना पड़ता है, यानी यम रिमूव, और इसके आगे मैं लिख दूंगा जो भी मेरा उसका नाम है पैकेज का, जैसे HTTPD है। तो मैं जैसे लिखूंगा तो उसने रिमूव कर दिया, और अगेन वो मेरे से पूछ रहा है कि इज दिस ओके। मैं लिखूंगा यस, और सक्सेसफुली इरेज हो चुका है, पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। अब ये सॉफ्टवेयर मेरे उसमें नहीं है। और अब मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अभी क्या होता है कि अगर मैं, ये मेरे से बार बार पूछता है, फॉर एग्जांपल अभी मैं डिलीट करने गया तो उसने मेरे से पूछा इज दिस ओके, तो मैं लिखा वाई। उसी तरह जब मैं इंस्टॉल कर रहा था तभी भी उसने मेरे से पूछा था कि इज दिस ओके, तो मैंने लिखा वाई।
तो एक फ्लैग यूज होता है। अगर मुझे ऐसे जवाब नहीं देना बार बार, क्योंकि खास करके जब मैं ऑटोमेशंस कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा अरे तू मुझे बस जवाब दे दे सीधे से, तो सीधे से मेरा काम कर दे बस। तो इसके लिए हमेशा ये याद रखना, जैसे मैं अभी फिर से इंस्टॉल कर लेता हूँ क्योंकि मैंने तो डिलीट कर दिया, यम इंस्टॉल httpd-y। -y लिखने से वो अब मेरे से कुछ पूछेगा नहीं, अब मैं इंटर करूँगा डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा, उसने मेरे से पूछा ही नहीं। -y मतलब हर चीज़ के लिए यस, बस ये सिंपल मतलब होता है। एनीवे मैंने इंस्टॉल कर लिया, और अब मैं जैसे ही अपाचे इंस्टॉल करूँगा तो ये जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट मुझे एक स्ट्रक्चर बना के दे देता है फोल्डर का। जैसे मैं इंस्टॉल करूँगा एक स्ट्रक्चर बना देगा। अब वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, /var/www। मैं यहाँ इंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये एक फोल्डर बन गया HTML नाम से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझना ज़रूरी। तो मैं एक काम करता हूँ, उस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ, /var/www/html। मैं HTML के अंदर आ गया, ls करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो भी हम वेबसाइट पे दिखाना चाह रहे हैं लोगों को, जैसे मैंने आपको मेरे लोकल पीसी में बताया था कि हम htdocs के अंदर जाते हैं। XAMPP जब होता है आपके पास तो आप htdocs के अंदर जाते हो, और वहाँ पे जो भी आप रखते हो, खास करके अगर index.html नाम से है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है। वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो उसे देख लो, क्योंकि वो समझना बहुत आसान होगा। जो हमारा आई गेस थर्ड लेक्चर था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जल्दी से चेक कर लेते हैं कि मेरा अभी जो है सिस्टम CTL मेरी सर्विस चालू है कि नहीं चालू। तो मैं चेक कर लेता हूँ, स्टेटस स्पेस देके लिख देता हूँ अपाचे httpd और इंटर करता हूँ तो अननोन वर्ब। अच्छा, ये मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी तो इसलिए ऐसा आया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटस httpd, तो इसने कह दिया कि अभी इनएक्टिव है। मैं इसको जल्दी से एक्टिव कर लेता हूँ, अनेबल httpd। ऑलराइट, तो अनेबल हो चुका होगा, स्टेटस पे जाके भी चेक कर सकते हो। ओके, अनेबल हो गया है, और अब इसको स्टार्ट भी कर देता हूँ। ये स्टार्ट हो चुका है। अभी स्टेटस चेक कर लो, ओके एवरीथिंग इज सेट। ठीक है, तो मैं फिर आता हूँ अपने यहाँ पैनल पे। ये मेरा VM है, इस पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करके नीचे से ये लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे मुझे मेरा पब्लिक IP दिख रहा है, लिखा हुआ है पब्लिक IPv4 एड्रेस। मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और जब मैं अपने पब्लिक IP को यहाँ पे पेस्ट करूँगा, इंटर करूँगा, तो देखते हैं मुझे क्या दिखता है। लोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ऑलराइट, तो कुछ भी दिख नहीं रहा है। अब क्यों नहीं दिख रहा है? सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अब मैं सीधे से आपको बता दूं तो अभी आप देख रहे हो ये नहीं चल रहा है। कट कर लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, मैं जाता हूँ सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जैसे ही जाता हूँ तो इनबाउंड रूल्स को हम एडिट करेंगे अभी यहाँ पे। अभी यहाँ देख सकते हो मुझे SSH का पूरा एक्सेस है, लेकिन मुझे और एक्सेस चाहिए, तो इसलिए मैं अब सिक्योरिटी को थोड़ा सा एडिट करूँगा। तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, ये मेरी सिक्योरिटी है, एडिट करूँगा अपने इनबाउंड रूल्स को। अब यहाँ पे एक है RDP, जो हम विंडोज़ पे देखे थे। अब यहाँ पे नीड नहीं मुझे RDP की, यहाँ मुझे HTTP का एक्सेस चाहिए। तो मैं लिखूँगा HTTP, तो यहाँ पे आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट उसका पोर्ट आ रहा है 80। ओके, अब यहाँ मैं सोर्स पे एक तो 0.000 ये करूँगा, जिसका मतलब होता है कोई भी एक्सेस कर सकता है इस IP के थ्रू। सेकेंडली कि मैं माई IP कर दूंगा, जिससे मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ। तो एनीवे मैं इसको एनीवेयर रखता हूँ, सेव कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, तो अब देखना ये वर्क करेगा, और ये वर्क कर गया। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या आ गया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आई हुई चीज़ है। अब ये जस्ट हम इसको भी चेंज कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं फिर इधर आता हूँ, मैं ls करता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे कुछ दिख तो नहीं रहा है। मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जिसका नाम दे देता हूँ touch index।
डॉट HTML मैंने ये नाम दिया। अब मैं इसको एडिट करूँगा, VI टाइप कर लेता हूँ तो ये आ गया। अब मैं यहाँ पे I लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ HTML का जो बेसिक कोड है, और HTML क्लोज और बॉडी, ये सब बेसिक कोड है। ये वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि डेवलपर खुद आपको दे देता है, आपका काम होस्ट करना है, कोडिंग करना नहीं है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँगा, इसमें Ctrl+S से सेव नहीं होता है, तो पहले एस्केप दबाओ, कॉलन दबाओ, WQ यानी सेव करके कट कर लेना। यहाँ आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी कि ये मेरा बन गया। अब इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं दरअसल, तो मैं काम करता हूँ, इनकॉग्निटो मोड पे जाता हूँ और यहाँ पे हम एक अच्छा सा एक टेम्पलेट ढूंढ लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ HTML टेम्पलेट, ओके, HTML टेम्पलेट लिख लेता हूँ, एंटर करता हूँ तो देखता हूँ मुझे कुछ एक अच्छा सा टेम्पलेट मिल जाए। तो यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। W3 स्कूल एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है कुछ भी सीखने के लिए। डेमो पे लिखता हूँ, ठीक है, हम ये वेबसाइट डाल देते हैं, काम करते हैं। ऑलराइट, तो मैं यहाँ से बैक करता हूँ, ट्राई इट योरसेल्फ लिखता हूँ, पूरा कोड रेडी है मेरे पास। यहाँ पे मैं Ctrl+A Ctrl+C पूरा कोड मैंने कॉपी किया, कर लिया। मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ और यहाँ पे आके VI को चालू कर लेता हूँ। अगेन VI index.html चालू कर लिया हूँ और इंसर्ट मोड पे चला जाता हूँ, I दबा के, ओह सॉरी, इंसर्ट मोड पे चला जाता हूँ I दबा के, और ये सब चीज़ें मैं इरेज कर लेता हूँ इसमें से। ऑलराइट, ये मैंने इरेज कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ जो भी मैंने कॉपी किया। तो मैंने शॉर्टकट बताया हुए से पेस्ट करने का क्या है, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिक सारा पेस्ट कर लेगा। अब मैं ESC करूँगा, कॉलन करूँगा और WQ कर लूँगा, यानी सेव करके कट कर लेगा। नाउ अब मैं आता हूँ यहाँ पे और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो ये मेरा वेबसाइट है जो भी मैंने यूज़ किया था और बन गया है, मेरा सिस्टम रेडी हो गया है इस पॉइंट पे। ऑलराइट, तो ये अब हमने एक अच्छे से सीख लिया है कि कैसे हम अपने वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। लेकिन सच बताऊं, ये एक अच्छा आइडिया नहीं है कि वो आपको कोड देगा फिर आप उसको वहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे। इज एक्चुअली नॉट अ गुड आइडिया। इसके लिए यूज़ होता है दरअसल गिटहब। अगर आपको पता नहीं होगा बता दूं, गिटहब यूज़ किया जाता है और इसके बारे में मैं एक छोटा सा ओवरव्यू ज़रूर दूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो गिटहब पे क्या होता है, सारा का सारा एक रिपोजिटरी बनाई जाती है, यानी नॉर्मल भाषा में बोलो तो एक फोल्डर रहता है, तो हम उस फोल्डर से फेच कर लेते हैं, उसे लाते हैं और सीधा इसके अंदर डाल देते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, और भी कुछ टेक्निक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे फाइल्स को लाए, क्योंकि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इज एक्चुअली नॉट अ गुड आइडिया कि मैं आऊँ हमेशा VI के अंदर और यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इट्स नॉट गुड आइडिया। ठीक है, माइनर चेंजेस है तो कर लिया, लेकिन मैं हमेशा कर रहा हूँ तो ये सही तरीका नहीं। ऊपर से ये जो है बहुत बेसिक टाइप है। आपको ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, यानी अगर मान के चलो रिएक्ट के बिल्ड्स अपलोड करने हैं या जावा के करने के, ये सबको आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है बाय द वे। जब आप आर्टिफैक्ट्स अपलोड करोगे तो ये तरीका सही नहीं है, लेकिन ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, आना भी चाहिए। और इस वक्त आप इस काबिल तो हो कोई 5 पेजर वेबसाइट को आप इजीली होस्ट कर सकते हो किसी भी क्लाउड के सिस्टम से। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसको थोड़ा सा ऑटोमेशन करना सीखेंगे और भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे।